मैं पहला आंसर में गलत दे देता हूँ, लेट्स सपोज अली दे देता हूँ। यहाँ पे गलत जवाब आ गया। फाइनल हमारे पास जो गेम है वो ओवर हो चुका है, क्विज फाइनल हो चुका है। पार्ट 1 में आपने फाउंडेशन रखी थी, लिस्ट और वेरिएबल को सीख के आपने कोड का स्केलेटन रेडी कर लिया है। लेकिन सिर्फ स्केलेटन रेडी करना काफी नहीं होता। स्केलेटन तब तक नहीं चल सकता जब तक उसमें दिमाग और जान ना हो। आज पार्ट 2 में हम उसी स्केलेटन में जान डालेंगे, क्योंकि एआई की दुनिया में डिक्शनरी वो तरीका है जिससे एआई आपका डेटा याद रखता है। लूप वो इंजन है जो एआई को थकने नहीं देता। फंक्शन वो हाथ पैर है जिनसे एआई एजेंट्स काम करते हैं। एरर हैंडलिंग वो हेलमेट है जो एआई को गिरने नहीं देता। अगर पार्ट 1 कोडिंग थी तो पार्ट 2 इंजीनियरिंग है। तो चलिए अपने कोड को जिंदा करते हैं और बनाते हैं एक स्मार्ट क्विज बोर्ड। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है डिक्शनरी। डिक्शनरी पाइथन का एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो कि की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है। इसे आप एक रियल फोन बुक की तरह समझ सकते हो। जैसे कि आप किसी का नंबर सेव करते हो मोबाइल में, आप उस बंदे का नेम पूछते हैं और उसका नंबर साथ में लिखते हैं और उसे सेव करते हैं। और जब आप नेक्स्ट टाइम उस मोबाइल नंबर को सर्च करना हो तो आप क्या करते हैं, आप नंबर को सर्च नहीं करते, आप सर्च करते हैं उस बंदे के नेम को। तो सेम इसी तरह से डिक्शनरी भी होती है, इसमें भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं। और प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ कि ये चीज काम कैसे करती है। तो देखें, डिक्शनरी को समझना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे और चैट जीपीटी जेमिनी की एपीआई का यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो जेसन में मिलेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है डिक्शनरी का। अब अगर आपको डिक्शनरी नहीं आती होगी तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाने के बाद आप हमेशा कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे डिक्शनरी बनाने के लिए। लिस्ट में आप क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और डिक्शनरी बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे नेम और कोलोन लिखा है, फिर मैंने जार्विस लिखा है। अब ये क्या है, तो देखें, जब भी कोलोन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक डिक्शनरी पे काम कर रहे हैं। तो देखें, नेम जो है हमारे पास है वो एक तरह की है। अब इस नेम में क्या स्टोर है वो मैं आपको बताता हूँ। नेम में जो स्टोर है वो है जार्विस। अब वर्जन हमारे पास एक ही है और इसमें क्या स्टोर है 1.2। रोल भी हमारे पास एक ही है, इसमें क्या स्टोर है असिस्टेंट। एक्टिव हमारे पास एक की है, बूलियन स्टोर है ट्रू। अब बात करते हैं कि हम डिक्शनरी से डेटा को फेच कैसे करते हैं। फेच करना काफी इजी है। देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट, देन वेरिएबल जो हमारी डिक्शनरी का है जिसमें हमारी डिक्शनरी स्टोर है, और फिर मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट वाला नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है डेटा को फेच करने के लिए, क्योंकि इससे पहले आपने डिक्शनरी का नाम भी तो लिखा है। देखें, अगर इससे पहले मैं इक्वल टू लिख लेता तो ये AI अंडरस्कोर एजेंट क्या हो जाता है, एक तरह की लिस्ट बन जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो मैंने AI अंडरस्कोर एजेंट, फिर मैंने की वैल्यू जो है वर्जन वो मैंने यहाँ पे लिखी। सेम इसी तरह से मैंने डिक्शनरी को कॉल किया है और इसके अंदर मैंने एक्टिव नाम की एक की है डिक्शनरी में, वो मैंने यहाँ पे रख दी है। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। देखें, रन करने पे 1.2 आया और ट्रू आया। ठीक है, वर्जन हमारे पास क्या था 1.2 और ये एक्टिव हमारे पास क्या था। अब अगर मैं इस रोल को मैं कॉपी करूं और वर्जन के अंदर लिख दूं और इसकी बजाय मैं नेम जो है उसको मैं कॉपी करूं और एक्टिव के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूं, तो क्या होगा, सबसे पहले लिखा हुआ आएगा असिस्टेंट और फिर लिखा हुआ आएगा जार्विस, तो ये प्रिंट होगा। इसको रन करके दिखा देता हूँ। देखें, कुछ इस तरह से। तो ये होती है डिक्शनरी। तो अब बात कर लेते हैं लूप्स पे। लूप्स क्या होते हैं, लूप्स का मतलब होता है किसी काम को बार बार रिपीट करना। पाइथन में दो तरह के लूप्स होते हैं, जैसे कि फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप क्या होता है, जब आपको पहले से पता हो कि कितने बार आपने उस लिस्ट को रिपीट करना है या आपने प्रिंट स्टेटमेंट को रिपीट करना है, तब आप फॉर लूप का यूज करेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने फॉर लूप का यूज किया है। फॉर आई नाम एक वेरिएबल है इन रेंज, और रेंज के अंदर आपने 5 लिखा है। 5 के बजाय आप यहाँ पे 10 कर लें। तो क्या होगा, अब ये फॉर लूप जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट करेगा हेलो को। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। देखें, 10 टाइम्स इसने प्रिंट किया है। तो यहाँ पे जो आई है वो एक तरह का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है। अब ये फॉर लूप चल रहा है, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज ना होती फॉर लूप कभी टर्मिनेट ही ना होता। ठीक है, तो आई फॉर लूप को बताती है कि भाई हमारे जो 10 लूप तुमने बताए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो वहां पे फॉर लूप टर्मिनेट कर दो। मैं आपको आई की वैल्यू भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि ये क्या आती है। तो देखें, मैं इसको
प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आई लिख लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। देखें वैल्यू ऑफ आई 0 और एक लूप कम चला, क्यों? क्योंकि ये 10 तक नहीं चलता, एक लूप कम ही चलता है क्योंकि 0 से स्टार्ट होना होता है लूप, इस वजह से। होपफुली आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। अब थोड़ा सा हम फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लेक्स करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, थोड़ा सा करते हैं। देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, AI_model नाम की एक लिस्ट बना ली है और इसके अंदर फॉर लूप का यूज किया है। देखिए ये काम कैसे कर रहा है। हमारे पास जितनी भी लिस्ट है, हम चाहते हैं ये लिस्ट के जितने भी आइटम्स हैं वो प्रिंट हो जाए। तो वो कैसे होंगे, वो फॉर लूप के जरिए हो सकते हैं। एक एक को मैनुअली प्रिंट करना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैंने लिखा फॉर एस इन, यहाँ पे रेंज की बजाय मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेंज नहीं देनी, मैंने क्या देना है, मैंने लिस्ट देनी है। जब तक लिस्ट के सारे आइटम्स प्रिंट नहीं हो जाते तब तक इस फॉर लूप को चलने दो। इसके बाद मैंने यहाँ पे एस लिखा है। जो ये एस क्या है, ये एक तरह का वेरिएबल है जो कि पाइथन को बताएगा कि भाई लिस्ट के जितने भी आइटम्स थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, अब कोई बचा नहीं है। तो फिर इसके बाद क्या होगा, फॉर लूप को टर्मिनेट कर देगा, सिंपल। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। देखें ये रन हो चुका। मैं इस अरसलान खत्री को हटा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये अरसलान खत्री दोबारा प्रिंट हो रहा है। देखिए मैंने इसको हटा दिया और अगेन मैं इसको रन कर लेता हूँ। देखें प्रिंट हुए और आइटम्स हमारे पास जो लिस्ट में मौजूद थे वो प्रिंट हो चुके हैं। तो सिंपली इस तरह से आप लिस्ट के सारे आइटम्स को आइटरेट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये होता है फॉर लूप। और इसके अलावा भी काफी एग्जांपल्स होती हैं जो कि आपको गूगल पे इजीली मिल जाएंगी, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। यहाँ पे व्हाइल लूप कंडीशनल बेस है। तो व्हाइल लूप को आपने कंडीशन बतानी होती है कि भाई ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो हमारा व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, अगर ट्रू रहती है तो व्हाइल लूप कंटिन्यू काम करता रहेगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ व्हाइल लूप मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाई है। तो देखें सबसे पहले हमने ए नाम का वेरिएबल लिखा है और इसके अंदर स्टोर करा दिया है 0। अब 0 क्या है, ये ए की वैल्यू है, ठीक है। अब व्हाइल लूप का मैंने कीवर्ड यूज किया। इसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर जो आप देख रहे हैं ये कंडीशन है ए लेस देन 3। फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, ए को अपडेट किया है। यहाँ पे हम ए की जो वैल्यू है वो अपडेट कर रहे हैं। कैसे अपडेट कर रहे हैं, ए की वैल्यू साथ में ले ली और +1 कर दिया तो ए अपडेट हो जाता है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया और साथ में लिख दिया ए क्या है हमारा, ये वेरिएबल है। अब ये कंडीशन फॉल्स कैसे होगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखें फिलहाल तो ए 0 है, तो आप फर्स्ट टाइम चलाएंगे कोड को, फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो क्या होगा, 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये कोड वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू में 1 प्लस हो जाएगा, मतलब 0 + 1 1, तो 1 प्लस हो गया इसमें। तो अब ए की वैल्यू क्या है, 1 है और ये सेकंड टाइम चल रहा है, सही है लूप, ये 1 आ गया यहाँ पे और 1 लेस देन 3, ठीक है, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर क्या होगा, इसने ये प्रिंट करना है और ए की वैल्यू हम अपडेट कर देंगे a + 1, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी 1 थी और 1 + 1 2 हो चुकी है। अब यहाँ पे 2 कर दिया, a की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू जो है वो है 2, तो भी ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब एक दफा फिर से लूप चलाएंगे। अब a की जो वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 रखा, 2 लेस देन 3 बिल्कुल है, तो क्या करो, a की जो वैल्यू है उसमें यहाँ पे 2 रखा है और +1 कर दो, 3 हो गया, तो इसको प्रिंट कर दो और इसके साथ 3 लिख दो। जब देखा हमने कि यहाँ पे लिखा 3 लेस देन 3, ये तो कोई कंडीशन नहीं बनती और ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। उसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा फॉर लूप है इसकी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है, तो ये कोड रन नहीं करेगा और यहीं पे ये टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म। तो इस तरह से ये प्रिंट कर रहा है फाइल। उसको मैं रन करके दिखा देता हूँ, देखें क्या आ गया, क्या। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, थोड़ा सा हमने करना पड़ेगा ताकि आपका एक जो दिमाग है वो लॉजिकल हो सके। तो देखें सबसे पहले मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है और मैंने बता दिया है कि भाई एग्जिट कीवर्ड अगर आप टाइप करते हैं इनपुट पे तो व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब व्हाइल लूप को हमेशा ट्रू कर दिया है मैंने, यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखे, देखें समझे, यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं लिखी पर मैंने कंडीशन लिखी थी और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे मैंने परमानेंट ट्रू कर दिया है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाइल लूप ट्रू कर दिया है तो ये कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक मैंने क्या लॉजिक लगाई है कि मैंने यूजर से इनपुट लिया है, ठीक है। अगर ये इनपुट हमारे पास जो a की वैल्यू है वो यूजर ने लिखी एग्जिट, तो क्या किया हमने, प्रिंट कर दिया ये बोट कोलोन
और बाय बाय, ये एक तरह का स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया हमने। फिर इसको मैंने ब्रेक, जो हमने यहाँ पे कीवर्ड का यूज किया है, इसका मतलब ये है इससे आगे जो भी कोड है वो नहीं चलेगा, टर्मिनेट हो गया यहाँ पे। और अगर जब तक ए की वैल्यू एग्जिट हमें नहीं मिलती तब तक इसे रन करते रहो। तो ये चलता रहेगा। तो अब देखें, इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। देखें, मैंने रन किया और मैंने लिखा हेलो राइट एग्जिट और लूप टर्मिनेट। अब मैं एग्जिट नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अली। अब मैंने इंटर प्रेस किया तो देखें टू से अली। अभी मैं एग्जिट टैप करता हूँ यहाँ पे XIT एग्जिट और प्रेस एंटर। देखें हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो चुका है। तो इस तरह वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। ये काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको समझा दी है, क्योंकि हम जब चैटबॉट बनाएंगे तब इसका काफी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास थर्ड टॉपिक हमारे पास आ जाता है, वो है फंक्शंस। बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह होता है। आप उसमें कुछ सामान डालते हो, वो अपना काम करता है और आपको रिजल्ट आउटपुट में दे देता है। सबसे बड़ी बात, एक बार फंक्शन बना लो तो वो बार बार आप रीयूज कर सकते हैं। कोड बार बार लिखने की मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको। और फंक्शन जो है वो आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि हम जो आगे काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसमें फंक्शंस का भी काफ़ी यूज़ है। तभी मैंने ये सारे टॉपिक में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आप इजीली AI के कोड्स को समझ सकेंगे। तो देखें, फंक्शंस बनाते कैसे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। डेफ कीवर्ड का यूज़ करना है। जब भी आप फंक्शन क्रिएट करेंगे तो डेफ कीवर्ड का यूज़ कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हेलो लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अली लिख सकते हैं, आप मकसूद लिख सकते हैं, आप कार लिख सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपने राउंड ब्रैकेट का यूज़ कर लेना है। फिर आपने कोलोन का यूज़ कर लेना है। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, इसके अंदर आप कुछ भी कोड लिख सकते हैं। आपको आप जो चाहे वो लिखें। यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है लेकिन, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल है, जो भी आपने फंक्शन का नाम लिखा है वो फंक्शन का नाम यहाँ पे लिख लो और साथ में राउंड ब्रैकेट लिख दो और इसको रन कर दो सिंपली, कि आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मैं इसको अली लिख लेता हूँ। देखें, रन किया, हेलो वर्ल्ड अली लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरह से फंक्शन बन जाते हैं। अब फंक्शंस की टाइप होती हैं। फंक्शंस की जो टाइप होती है वो है नॉन पैरामेट्रिक, जो कि मैंने आपको समझा दिया। पैरामेट्रिक, डिफॉल्ट पैरामेट्रिक फंक्शंस, वो भी हम की वीडियो में समझेंगे आगे। पैरामेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिन फंक्शन का यूज करने के लिए हमें पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सम फंक्शन बना दिया। यहाँ पे सम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा। फिर पैरामीटर हमने लिखा a एंड b, ये दो हमारे पास पैरामीटर्स हो गए। कोलोन लिखा और इसके बाद जो x है ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक कोड की प्लेसमेंट होती है, आप जो चाहे वो यहाँ पे लिख सकते हैं और उसे बाद में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है x और a प्लस b, मतलब ये जो a की वैल्यू होगी और b की जो वैल्यू होगी इन दोनों का प्लस करेंगे, x में स्टोर करेंगे और प्रिंट स्टेटमेंट से की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। सिंपल। तो सम फंक्शन को कॉल किया मैंने और पैरामीटर ऐड किए। मैंने a की वैल्यू 2 रखी और b की वैल्यू 4 रखी और मैंने इसको रन कर दिया। देखें 6 आ गया। और 4 की जगह मैं कर लेता हूँ 3, देखें 5 आ गया और 2 की जगह मैं कर लेता हूँ 0, तो देखें 3 आ गया। तो इस तरह से ये फंक्शन काम करता है। ठीक है, ये है पैरामेट्रिक फंक्शन। अब बात करते हैं डिफॉल्ट फंक्शन की। तो डिफॉल्ट फंक्शन क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखें, डिफॉल्ट फंक्शन में हमने a और b की वैल्यू तो सेम रखी है, लेकिन इसके साथ हमने वैल्यू भी असाइन करके रख दी है। जैसे a की वैल्यू डिफॉल्ट जो है वो 2 है और b की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 3। फिर सेम फंक्शन मैंने जो यहाँ पे यूज किया था, सेम फंक्शन का मैंने यहाँ पे भी यूज किया है और मैं इसको एक दफा रन करके दिखा देता हूँ। देखें कोई एरर नहीं आया और 5 आ चुका है। लेकिन जब कि मैं इसको हटा दूं और मैं इसको रन करूं तो देखें यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल गया, a और b की वैल्यू मिसिंग है। यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर असाइन नहीं है इस वजह से, और यहाँ पे हमने डिफॉल्ट पैरामीटर असाइन कर दिए हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर हम लिखें या ना लिखें हमें एरर नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे पैरामीटर्स की वैल्यूज लिखते हैं तो उस हिसाब से ये प्लस होकर हमें मिलेगी वैल्यू, और अगर हम
पैरामीटर नहीं लिखते तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जो भी होगा उसकी प्लस वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले 4 प्लस और b की वैल्यू जो हम लिख दें वो है 5। अब 9 आंसर है हमारे पास, देखें 9 आ चुका है। अगर मैं चाहता हूँ 5 ना हो 4 लिख दूँ तो 4 बाय डिफ़ॉल्ट a में चला जाएगा और b की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 4 प्लस 3 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फंक्शन काम कर सकता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया डिफ़ॉल्ट पैरामीट्रिक फंक्शन। अब बात कर लेते हैं एरर हैंडलिंग की कि एरर हैंडलिंग होता क्या है। जब कोड में गलती होती है तो पाइथन एरर थ्रो कर देता है और प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। एरर हैंडलिंग का यूज करके पाइथन को बोलते हैं भाई अगर गलती हो तो घबराना मत, बस ये वाला रास्ता पकड़ लेना। इसलिए हम ट्राई एक्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट। ट्राई में वो वैल्यू या वो कोड जो आप चाहते हैं वो रन हो। अगर उस कोड में कोई एरर हमें देखने को मिल जाता है या पाइथन इसमें कोई एरर डिटेक्ट कर लेता है तो क्या होगा, हमें एरर शो नहीं करेगा, हम एरर मैसेज शो करेगा जो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट में शो किया होगा। समझे नहीं समझे, समझा देता हूँ। देखें ट्राई जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक कीवर्ड आ गया, नम नाम का हमारे पास एक वेरिएबल आ गया, इंटीजर है एक तरह का डेटा टाइप आ गया हमारे पास, और इनपुट क्या है मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में ही पहले समझा दिया है इनपुट क्या होता है, कैसे लेते हैं। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने काफी इस पे बात की थी। देखें मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ इनपुट क्या होता है। इनपुट यूजर से इनपुट लेने के लिए काम में आता है। अब जो यूजर ने इनपुट दिया है हमें, वो हमने इंटीजर में सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया है। इतना समझ गए आप। फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया है और ये हमारे पास स्ट्रिंग हो गया, सक्सेस योर नंबर इज वैलिड। ठीक है, और ये जो नंबर है वो यहाँ पे शो कर देगा। और अगर इस कोड में अगर कोई गलती होती है, एरर आता है, जैसे कि यूजर इनपुट में इंटीजर के बजाय स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देता है, क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो यहाँ पे फट जाएगा और हमें एक एरर देखने को मिल जाएगा। हम नहीं चाहते वो एरर हमें शो हो, हम चाहते हैं कि उसको स्मूथली हैंडल किया जाए। तो उसके लिए आपने एक्सेप्ट पे क्या करना है, उस एरर को शो करा देना है। जैसे कि ये कोड है, इसमें कोई एरर आ जाता है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यूजर इंटीजर इनपुट करे और उसी को मैंने यहाँ पे वैलिड किया है। अगर यूजर इनपुट पे स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है तो वो इनवैलिड हुआ ना मेरे लिए, तो इसको मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट में रख दूंगा जैसे, और उसको यूजर को बता दूंगा कि भाई जो हमने मांगा है वो आपने नहीं दिया, आपने कुछ और दिया है यहाँ पे। ठीक है, इतना मैं उसको समझा दूंगा यूजर को, जैसे कि एक्सेप्ट हो गया वैल्यू एरर। इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट मैंने यूज की और यहाँ पे एरर जो आप देख रहे हैं, एरर ये एक तरह का स्ट्रिंग है। और फिर मैंने यूजर को क्लियर किया है कि क्यों एरर आ रहा है, तो मैंने बताया है प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, नंबर पुट करो नॉट स्ट्रिंग। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो देखें इसको मैंने रन किया और मैंने यहाँ पे इनपुट दिया 4, तो जो कि एक इंटीजर है और वैलिड है। देखें सक्सेस हो गया। और अगर मैं इसको फिर से रन करूं और मैं यहाँ पे अली दे देता हूँ, अली क्या है, ये एक तरह का नंबर तो नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, एरर प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। देखें एरर आ गया हमारे पास। तो इस तरह से आप स्मूथली एरर को हैंडल कर सकते हैं एरर हैंडलिंग के जरिए। स्टार्ट करते हैं अपने फाइनल प्रोजेक्ट को, जो कि है स्मार्ट क्विज बोर्ड। तो ये बनाया कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखें सबसे पहले मैंने क्विज अंडरस्कोर डेटा नाम से हमने क्या किया, एक तरह का वेरिएबल ले लिया। फिर इसके बाद इक्वल टू, और ये एक हमारे पास लिस्ट हो गई। बोलोगे लिस्ट, अभी तो हम डिक्शनरी पढ़ के आ रहे हैं भाई। हाँ मैंने क्या बोला था कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे तब लिस्ट कहलाती है। ठीक है, मैंने बोला था। और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ना, लिस्ट के अंदर वो डिक्शनरी है। जो डेटा क्विज है वो अपने आप में एक लिस्ट है। क्या बात करते हैं स्कोर, इनिशियल स्टेज पे जो हमारा स्कोर होगा वो होगा 0। फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया है वेलकम टू एआई क्विज, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। फिर हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया, आइटम इन क्विज अंडरस्कोर डेटा। अब जो क्विज अंडरस्कोर डेटा है वो ये रहा, और यहाँ पे आया डेटा हमारे पास, और ये कहाँ गया, इसको आइट्रेट करो आइटम में। तो फर्स्ट टाइम आइट्रेट किया इसने, इसको आइट्रेट कर दिया। ठीक है, इसको कंसीडर किया। तो जो हमने प्रिंट किया है, प्रिंट सवाल, हमारे पास जो सवाल होगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमने प्रिंट करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है कि डिक्शनरी की है और ये वैल्यू है। तो ये पहला सवाल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो वो हमने क्या किया, प्रिंट किया। फिर आंसर जो हमने यूजर अंडरस्कोर आंसर, यूजर से हमने आंसर कलेक्ट करना है।
वो इनपुट और जवाब हमने यूज़र से कलेक्ट किए, ठीक है। और इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि यूज़र ने जो जवाब दिया है वो और जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर जो हमारे पास है वो दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों सेम होते हैं का मतलब ये है कि यूज़र ने सही आंसर किया है, तो उसका एक स्कोर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसकी जो लॉजिक है इफ एल्स वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इफ यूज़र का जो आंसर है डॉट लोअर मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, डॉट लोअर का मतलब ये है कि यूज़र ने कैपिटलाइज करके आंसर दिया है तो उसको हम स्मॉल में कर देंगे, और अगर हमारे पास ऑलरेडी कैपिटलाइज है तो भी हम स्मॉल कर लेंगे ताकि दोनों की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सेम हो सकें, ठीक है। कि हमें डिपेंडेंसी नहीं रखनी अल्फ़ाबेट्स पे, सिर्फ हमने ये चेक करना है कि यूज़र ने आंसर सही दिया है या गलत दिया है। अगर सही दिया है तो स्कोर बढ़ा दो, अगर गलत दिया है तो उसको गलत जवाब प्रिंट कर दो, ठीक है? इतनी लॉजिक है, ये इम्पोर्टेंट लॉजिक है, ठीक है? इतना आप समझ लिया। यहाँ से हमें मिल गया यूज़र का आंसर, ठीक है? और यहाँ पे जो हमारे पास डिक्शनरीज हैं उनके आंसर दोनों को हमने मैच किया और फिर हमने देखा सही जवाब। अगर ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि भाई प्रिंट कर दो सही जवाब और इसका एक स्कोर बढ़ा दो, सिंपल। तो मैंने क्या किया, स्कोर लिया और स्कोर को मैंने क्या किया, स्कोर को अपडेट कर दिया +1। अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो एल्स वाली कंडीशन रन करेंगे, तो इसका मतलब प्रिंट गलत जवाब। तो ये हो गई एक आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन हुई, ठीक है। इस तरह से ये कितनी आइट्रेशन होंगी, जितने हमारे पास क्वेश्चन होंगे। जैसे हमारे पास 3 क्वेश्चन है तो 3 आइट्रेशन मतलब 3 बार लूप चलेगा ये। फर्स्ट टाइम ये लूप चला इस तरह से, सेकंड टाइम भी इस तरह से चलेगा, सेकंड टाइम ये क्वेश्चन हमारे पास लेगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारे पास आंसर है, यूजर का आंसर और हमारा आंसर दोनों को मैच करेगा। अगर हमारा आंसर जो है और यूजर का आंसर है दोनों सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब स्कोर बढ़ा दो। अगर ये कंडीशन हमारे पास सेम नहीं होती तो क्या कर दो कि लिख दो गलत जवाब। इस तरह से 3 टाइम ये फोर लूप चल जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, आपने लूप से बाहर निकल के प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर लेना है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, तो प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखा है तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, तो सबसे पहले मैंने लिखा है गेम ओवर आपका फाइनल स्कोर। ये जो स्कोर है ये कौन सा स्कोर है, ये वाला स्कोर है जो अपडेट होता है। अगर गलत जवाब दिया तो अपडेट नहीं होगा, अगर सही जवाब दिया तो 1 प्लस अपडेट हो जाएगा। तो ये वो अपडेटेड सवाल है। और लेंथ ऑफ क्विज अंडरस्कोर डेटा, अब लेंथ क्या है तो इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ क्या है, ये 1, ये 2 एंड 3, ये लेंथ ऑफ डेटा है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल स्कोर आ जाएगा। अब इस एक दफा रन करके भी दिखा देता हूँ। देखें, मैं पहला आंसर में गलत दे देता हूँ, लेट्स सपोज अली दे देता हूँ, और यहाँ पे गलत जवाब आ गया और हमारा स्कोर नहीं बढ़ा होगा। मैं इसको एक दफा सही जवाब देता हूँ, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये सही जवाब है, तो ये सही जवाब आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। और फाइनल हमारे पास जेमिनी का जो है वो आंसर करेक्ट है, वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखें, फाइनल हमारे पास जो गेम है वो ओवर हो चुका है, क्विज फाइनल हो चुका है। हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं 3 में से। तो इस तरह से हमारा जो कोड है वो काम करता है। तो ये है हमारा AI क्विज बोर्ड। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको काफी चीजें इसमें क्लियर हुई होंगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज।